बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टाइप 2 वायरस ने दोबारा सर उठा लिया है। रवां साल पोलियो टाइप 2 के 41 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत रिपोर्ट के मुताबिक 41 केसेस सूबे के 10 अजला से सामने आए। 2019 से लेकर अब तक सूबे में पोलियो टाइप 2 के 57 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर ने ज्वाइन किया है। शीबा, तशवीशनाक खबर है खैबर पख्तूनख्वा से ये। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के टाइप 2 वायरस ने दोबारा सर उठा लिया है। रवां साल पोलियो टाइप 2 के 41 केसेस जो सूबे के 10 अजला से सामने आए हैं। 2019 से लेकर अब तक सूबे में पोलियो टाइप 2 के मजमूई तौर पर 57 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल सूबे में पोलियो टाइप 1 के 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला की मरवत से 12 केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अब्दुल बासित से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 2016 में पोलियो के टाइप 2 वायरस का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। 2019 के वर्ष में पोलियो टाइप 2 केसेस सामने आए हैं। इन केसेस के सामने आने की बड़ी वजह बच्चे का एक शहर से दूसरे शहर का सफर करना है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के बाद गुज़िश्ता 5 माह से सूबे में इंसदाद पोलियो मुहिम न चलाई जा सकी। 20 जुलाई से जनूबी वज़ीरिस्तान में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू कर रहे हैं। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 78,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि सूबे भर में मरहबा पोलियो मुहिम अब जो है वो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया शीबा हैदर, आपने डिटेल्स दी। उधर लाहौर के इलाके रावी टाउन में पोलियो से मुतासरा बच्चा इंतकाल कर गया। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक 26 माह का मोहम्मद अली शेड्यूल अस्पताल में जेर इलाज था। पोलियो से मुतासरा मोहम्मद अली 10 जुलाई को दम तोड़ गया था। मोहम्मद अली की पोलियो वायरस की तस्दीक की रिपोर्ट आज मौसूल हुई। मोहम्मद अली के 4 रोज कबल इंतकाल होने का इल्म नहीं था। हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। हुकूमती इदारों को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कार्रवाई से रोका वो खिलाफ कानून है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कार्रवाई शफाफ होनी चाहिए ताकि मुलविस अफराद कैफरे किरदार तक पहुंच सकें। अदालत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारान को बयानबाजी से रोक दिया। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया गया। और खबर है कराची से, जहां तवील लोड शेडिंग के खिलाफ MQM ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने की तैयारियां जारी कर दी हैं। MQM के अरकान ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिए हैं। MQM पाकिस्तान के अरकान सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। मेयर और डिप्टी मेयर कराची और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PUBG गेम पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने PTA वकील से सवाल किया कि गेम पर पाबंदी कानून की किस शख्स के तहत लगाई गई। कल CPO कहेगा कि सब कुछ बंद कर दो तो क्या आप बंद कर देंगे? बताएं किसकी शिकायत है कि यह गेम मजहबी तालीमात के खिलाफ है। PTA वकील ने कहा सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि PUBG गेम पर पाबंदी लगाना पड़ी। अदालत ने कहा सूरत हाल नहीं, आपको कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अपडेट यह कि सिविल एविएशन पाकिस्तान ने ओमान की सलाम में काम करने वाले 18 पाकिस्तानी पायलट्स को क्लियर कर दिया है। ओमान की सिविल एविएशन ने सलाम के पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक की दरखास्त की थी। सिविल एविएशन पाकिस्तान ने हांगकांग एयरलाइंस के 3 पाकिस्तानी पायलट भी क्लियर कर दिए। सिविल एविएशन के खिलाफ पायलट वक़ार अहमद की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने पायलट वक़ार अहमद की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि लाइसेंस के मामले पर आला सतह इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी के मामले पर सिंध हाई कोर्ट बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर सकती। अमरीकी सदर अपने मुताल्लिक एक और तबाहकुन किताब की अशात रुकवाने में नाकाम हो गए हैं। अमरीकी अदालत ने उनकी भतीजी की किताब शाया करने की इजाज़त दे दी है। मेरियल ट्रम्प की किताब को शाया करने की अमरीकी अदालत ने इजाज़त दे दी है।
आज से ये बाकायदा मार्केट में आनी है। ताहम कुछ किताबें पहले ही तकसीम की जा चुकी हैं और इसके बेस्ट सेलर होने के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। किताब की इशाअत रुकवाने के लिए ट्रंप के भाई रॉबर्ट ट्रंप की जानिब से हरजाना दायर किया गया था, जिसकी बुनियाद ख़ानदानी मामलात खुफिया रखने से मुताल्लिक़ एक मुआहदे को बनाया गया था। न्यूयॉर्क की डचेस काउंटी के जज जस्टिस हॉल ग्रेनाल्ड ने कहा कि पब्लिशर ट्रंप के ख़ानदानी मुआहदे का पाबंद नहीं है। यह ख़ानदानी मामला है, कौमी सलामती का मसला नहीं है। आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अरब रुपए की खुर्द बुर्द हुई है, जबकि इस प्रोजेक्ट की टोटल मालियत 2.9 अरब रुपए थी। वो भी एक लतीफ़ा बना। फिर नैब ने यह कहा कि बॉर्डर से, बैनुल अक़वामी बॉर्डर से 800 मीटर के फासले पे ये मंसूबा शुरू किया गया। हालांकि ये मंसूबा बॉर्डर से ज़्यादा दूर है जितनी के डिफेंस सोसाइटी का आखिरी फेज़ हमारे वाघा या इंडिया बॉर्डर के करीब है। तो ये सारे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के मेरी किरदार कुशी की गई। इसके बावजूद जब नैब ने मुझे गिरफ्तार किया तो नैब के जज के सामने नैब ने इतराफ़ किया कि मुझ पे किसी माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं, बल्कि इख्तियारात की गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। और नैब के बकौल वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था कि खेल जिन्हें डिवॉल्व किया जा चुका है वो सूबाई दायरा इख्तियार है। इन्होंने PSDP से सूबाई सब्जेक्ट का मंसूबा क्यों फंड किया? तो जनाब, क्या आज कोई इस हुकूमत से पूछने वाला है कि मेरे ख़िलाफ़ तो सूबाई सब्जेक्ट के मंसूबे को PSDP में शामिल करने पे नैब ने मुझे 2.25 महीने जेल में डाल दिया। इस साल की जो PSDP है PTI हुकूमत की, उसमें यूनियन काउंसिल के लेवल के मंसूबे हैं। नारोवाल स्पोर्ट सिटी तो एक कौमी मंसूबा था जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के नौजवानों ने आके तरबियत लेनी थी। जो यूनियन काउंसिल की गलियों और नालियों के मंसूबे वफाकी PSDP में शामिल किए गए हैं, मुझे बताएं कि उससे कौन सी कौमी खिदमत ली जाएगी। लिहाजा एक भूंडे मुकदमे के अंदर इंतकामी कार्रवाई करके मेरी भी किरदार कुशी की गई और सबसे बढ़कर ये उस मंसूबे को तबाह बर्बाद कर दिया गया जिससे आज हमारे मुस्तकबिल के ओलंपियंस ने ट्रेनिंग लेनी थी। नारोवाल स्पोर्ट सिटी में 2018 के अंदर पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम ने नुमाइशी मैच खेला। मिसबाउल हक ने खेला, हफीज़ ने खेला, इसी तरह अब्दुल रज़ाक ने खेला। जितने आज क्रिकेट टीम के आपके प्लेयर्स हैं जो बरतानिया के दौरे पे गए हुए हैं, तकरीबन इन सब ने उसके स्टेडियम में आके मैच खेला। नेशनल टीम तब मैच खेलती है कि जब उसकी ग्राउंड बैनुल अक़वामी मेयार की होती है। और 2020 में नारोवाल स्पोर्ट सिटी के अंदर PSL का मैच खेलने का नजम सेठी साहब ने ऐलान किया था और वादा किया था, लेकिन इस हुकूमत ने, इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने आते साथ इस मंसूबे की जो 14% फंडिंग रहती थी, इस पर 86%, 86% फंडिंग हो चुकी थी। 2.9 अरब में से 2.5 अरब फंडिंग हो चुकी थी। सिर्फ 40 करोड़ रुपए बाकी रहते थे। इन्होंने फिलफौर वो फंडिंग बंद कर दी, काम रोक दिया। नतीजा ये निकला कि करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ जो दरामद की गई थी और उसकी 6 महीने की वारंटी थी सप्लायर की तरफ से, वो वारंटी एक्सपायर हो गई और वो एस्ट्रो टर्फ ज़ाया हो गई। वहाँ जो एथलेटिक ट्रैक था उसके लिए करोड़ों रुपए का ट्रैक इंपोर्ट हुआ, जिसकी 6 महीने की वारंटी थी इंस्टॉलेशन के लिए, वो वारंटी एक्सपायर की गई
और वो ट्रैक ज़ाय हो गया। ये करोड़ों रुपए की वो दरामद है जिसको इन्होंने ज़ाय कर दिया। इसके अलावा वहाँ पे इंडोर जिम्नेजियम में करोड़ों रुपए की सिंथेटिक फ्लोरिंग लगी थी, उसकी किसी ने देखभाल नहीं की। वहाँ जानवरों ने जाके बर्बादी की, वहाँ पे वेस्ट फेंका अपना, और आज खिड़कियाँ टूट गई, दरवाजे टूट गए, शीशे टूट गए। वो पूरा मंसूबा एक मोहनजोदाड़ो का खंडर बना दिया है। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स को डीमोबिलाइज कर दिया। और अब जब कॉन्ट्रैक्टर्स को दोबारा मोबिलाइज किया जाएगा तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपने क्लेम बनाएंगे, कॉस्ट एस्केलेशन होगी, और वो 40 करोड़ रुपए जिससे ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता था, इसके लिए ना जाने 2 अरब इजाफी रकम लगेगी, 2.5 अरब लगेगी, 4 अरब लगेगी। ये अब किसी का भी गैस है। तो मेरा ये सवाल है, जिससे मैंने आज रेफरेंस दिया है, कि इमरान, अगर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक जुर्म है, अगर नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी मियार की सहूलत देने के लिए स्कीम बनाना जुर्म है, तो उस मंसूबे को तबाह करना, उजाड़ना क्या जुर्म नहीं है? ये तो उससे बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। इमरान अहमद नियाज़ी की इस सियासी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान एक खेलों के बेहतरीन मंसूबे से महरूम हुआ है, और उस पर करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान इस गरीब मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कॉस्ट एस्केलेशन होगी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स के क्लेम होंगे। लिहाजा आज ये मैंने रेफरेंस दिया है नैब के चेयरमैन को कि वो फौरी तौर पे एक विलफुल डिफ़ॉल्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा बनाएं, जिससे कि अरबों रुपए का इस कौमी मंसूबे को नुकसान किया गया है। और मैं मुतालबा करता हूं कि इस मंसूबे को फिलफौर मुकम्मल किया जाए, ताकि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को उनका हक मिल सके। और ये नैब का इदारा जो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी कर रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के लीडरों को इमरान खान के फरमाइशी प्रोग्राम पे गिरफ्तार करने की फैक्ट्री बन चुका है, क्या इसको पीटीआई की करप्शन नजर नहीं आती? क्या इसको गंदम और चीनी का बहरान नजर नहीं आता? 50 रुपए की चीनी को 90 रुपए किलो किसने किया? नैब ने अब तक क्या कार्रवाई की है? हमारे लिए तो 40-40 साल पुराने मुकदमे खुल जाते हैं। पीटीआई 300 अरब का डाका डाले गरीबों की जेब पर, कोई पूछने वाला नहीं है। 500 गुना कीमतें दवाइयों की बढ़ाई गई। पीटीआई के वजीर को बरतरफ किया गया और इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने शायद उसमें हिस्सा वसूल किया था, बजाय उस वजीर को नैब के सुपुर्द करने के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। क्या नैब को यह नजर नहीं आता? क्या नैब जो हमारी जमानतों के खिलाफ तो अपील करने के लिए 2 घंटों में इजलास बुला लेता है, क्या ये बीआरटी के स्टे को कैंसिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके इस्तदा नहीं कर सकता? कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल बीआरटी पेशावर में हुआ है। नैब बताए उसमें क्या किया गया, और लोगों को और गुड गवर्नेंस को मुंह चढ़ाने के लिए वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसने बीआरटी को तबाह किया है, उसको लाहौर शहर में और इस्लामाबाद में मनपसंद ठेकों से नवाजा जाता है, ताकि जो घपला पेशावर के अंदर करके उस मंसूबे से पैसा निकाला है, वो पैसा यहाँ से पूरा किया जा सके। ये दीदा दलेरी से जो हुकूमत करप्शन कर रही है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि गंदम की फसल मार्केट में आए और आटे का बहरान पैदा हो जाए। कौन जिम्मेदार है इस आटे के बहरान का? किसने जेबें भरी हैं? ये करप्शन की जो
फैक्ट्रियां पीटीआई ने खोली हुई हैं, क्या नैब को ये करप्शन नजर नहीं आती? ये वजीर आजम जो कहता था कि सबसे पहले मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करूंगा, आज मैं वजीर आजम इमरान अहमद नियाजी से मुतालबा करता हूं कि अगर आप दयानत ईमानदारी के इतने बड़े चैंपियन हैं तो चेयरमैन नैब को अभी खत लिखें, आज की तारीख में खत लिखें कि जनाबे वाला मैं ईमानदारी का चैंपियन हूं, मेरी काबीना में कोई गलत बंदा नहीं होना चाहिए और मैं अपनी काबीना को सबसे पहले आपके सामने एहतसाब के लिए खुद समेत पेश करता हूं और हमारा एहतसाब कीजिए। क्या इमरान अहमद नियाजी ये खत लिख सकते हैं? इस वक्त इमरान अहमद नियाजी करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुका है, जिसके नीचे सब करप्शन के मगरमच्छ जमा है और उनको इम्यूनिटी हासिल है, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और ये नैब के ज़रिए हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने के लिए अफसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उन्हें बुला के कहा जाता है ये गिरफ्तारी का ऑर्डर है और इधर वादा माफ गवाह बनो। वो कहते हैं जनाब किस बात के वादा माफ गवाह बने? उन्हें कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के वजीरों के खिलाफ कोई झूठा बयान दे दो कि इन्होंने हमें मजबूर किया था, इन्होंने हम पर दबाव डाला था। नतीजा क्या है कि आज पाकिस्तान का कोई अफसर इस इंतकामी कार्रवाई की वजह से 10 रुपए के फैसले पे भी दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। इस इंतकामी एजेंडे ने पाकिस्तान को बदतरीन फैसला साजी के बहरान में धकेल दिया है। किसी दफ्तर में कोई अफसर फाइल सब खेल रहे हैं, फाइलें घूमती हैं, कोई फैसला करने की जुर्रत नहीं रखता, इसलिए कि वो अपने पेंशन के पैसे वकीलों को नैब के सामने एहतसाब की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खर्च करने की इस्तात नहीं रखते। ये वो तबाही है जो इस हुकूमत ने नैब और नियाजी गठजोड़ से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। और अब हम तमाम रेफरेंस लाएंगे पीटीआई के खिलाफ और देखेंगे नैब जो कहता है कि जी हम फेस नहीं देखते, केस देखते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आज मैंने आपके सामने एक केस पेश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें हैंडसम फेस नहीं देखेंगे, आप ये केस देखेंगे। पाकिस्तान के अरबों का नुकसान हुआ है और इसका नोटिस लेंगे। मैं इंतज़ार करूंगा। मेरे इल्म में नहीं है अभी। हाँ, मेरे इल्म में नहीं है। और कोई सवाल? और देखिए, अपोजिशन का जो रोल रहा उसका सबसे बड़ा पैमाना नैब की फुर्तियाँ हैं। अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत के आंखों में ना खटकती, अगर मुस्लिम लीग नून अपना किरदार अदा ना कर रही होती तो आज हमारे खिलाफ ये झूठे मुकदमात की भरमार नहीं होती। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके हर सतह पर आज जो हमें ये इंतकामी हथकंडों का निशाना बनाया जा रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि हम इनको खटक रहे हैं, हम भरपूर अपोजिशन कर रहे हैं, हम इनकी करप्शन बेनकाब कर रहे हैं। ये हमें दबाव से, डराव से, अपने मिशन से पीछे हटाना चाहते हैं, पर हम जेलें देख चुके हैं। जेल एक जैसी होती है, जेल एक रात की हो या 6 महीने की हो, कोई फ़र्क नहीं होता। लिहाजा हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं और इस मुल्क को बचाने के लिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए बैरूनी लॉबीज़ ने इमरान खान को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है ताकि इसको इक्तसादी तौर पे खोखला करें और इसको कर्ज़ों के दलदल में फंसाएं और समाजी, मुआशी, सियासी बहरान में धकेल कर फिर पाकिस्तान के जैसे बाजू कस के
शराइत नाफिज की जाएंगी हमारी एटमी प्रोग्राम के ऊपर। ये वो रास्ता है जिसके ऊपर इमरान खान हमें लेकर जा रहा है। और तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को जिनके पास हुब्बुल वतनी है या जो हुब्बुल वतनी का दावा करते हैं, अपनी आंखों की पटियां खोलनी चाहिए। और पीटीआई के जो हमायती हैं उन्हें भी मैं कहूँगा, नौजवानों को कहूँगा कि शख्सियती शहर से निकलें और देखें आज मुल्क किधर जा रहा है। इसकी तबाही, इसकी बर्बादी पूरी दुनिया में जग हंसाई हो चुकी है। और रोने का मुकाम तो ये है कि आज हम इथियोपिया जैसे मुल्क से भी संगसार हो रहे हैं। साहब, एक ये इसका जवाब दे दें कि आपने कहा कि बैरूनी लॉबी इनको लेके आई है। अब तो अख्तर मेंगल साहब भी आपके साथ हैं, बाकी भी इत्तेहादी इनके नाराज़ हैं, फिर आप जो है वो देखिए, इस हुकूमत का पार्लियामेंट में उस वक्त तक क़याम रहेगा जब तक मुस्लिम लीग काफ, जो मुस्लिम लीग है, और मैं मुस्लिम लीग की क़यादत चौधरी शुजात साहब से ज़रूर सवाल करूँगा कि अगर आप मुस्लिम लीग का नाम लेते हैं और आप ख़ुद कह चुके हैं कि अगर ये हुकूमत रही तो 6 महीने साल के बाद शायद मुल्क कोई संभालने वाला नहीं होगा, तो ये मुस्लिम लीग का नाम पाकिस्तान की माँ का नाम है। आपको भी तारीख पूछेगी, आपको पाकिस्तान के शहीदों की रूहें सवाल करेंगी कि जब इस मुल्क को एक शख्स अपनी अना, जहालत और नाअहली के साथ बर्बाद कर रहा था तो आप उसे ऑक्सीजन क्यों दे रहे थे। MQM से वो मिडिल क्लास के नौजवान सवाल करेंगे अगले इलेक्शन में कि जब हमारी रोजगार की तबाही हो रही थी, कराची में बिजली और पानी का बदतरीन बहरान था, आप एक वजारत लेकर इस हुकूमत के साथ क्यों चिपके हुए थे। MQM की क़यादत का भी ये इम्तिहान है कि क्या वो इस नालायकी और तबाही के साथ होगी या मिडिल क्लास के कराची के उन नौजवानों के साथ होगी जिनका मुस्तकबिल इस हुकूमत के हाथों कत्ल हो रहा है। देखिए, नैब के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज हैं और हमें ये तवक्को थी कि उनकी क़यादत में नैब एक गैर जानिबदार इदारे के तौर पे काम करेगा। जब कौमी इदारों की जग हंसाई होती है और उसके सरबराहों की अहलियत पे सवाल उठता है तो हमारा दिल भी रोता है, चूँकि ये हमारे कौमी इदारे हैं। लेकिन जो आईनी मनसब हैं हम उन पर एतराज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त कोई मुतबादल चेयरमैन नैब तो नहीं। अगर नैब को हमने मुखातिब करना है तो जो भी मौजूदा चेयरमैन है उसी को मुखातिब करना है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क में एहतसाब के अमल को और इदारे को इस कदर बदनाम कर दिया गया है कि जो इन्होंने अच्छा काम किया है वो भी लोगों की नज़र में मशकूक हो चुका है। 18वीं तरमीम कौमी इत्तफाक राय से हुई थी। आज मुल्क के जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि हमें किसी ऐसे मौजू को नहीं उठाना चाहिए जो कौम को तकसीम करे। इस वक्त हमारी कैफियत ऐसे है कि जब एक घर जो है उसके चारों तरफ दुश्मन हमला आवर हो और घर का सरबराह जो है वो घर के भाइयों के साथ बजट के ऊपर झगड़ा शुरू कर दे कि कौन कितना बजट लेगा। बाहर दुश्मन हमला कर रहा है और आप घर के अंदर भाइयों के साथ बजट के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आप अपने घर के हमदर्द हैं या दुश्मनों के हमदर्द हैं। इस वक्त हमें इत्तफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम NFC समेत किसी ऐसे मसले को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो कौम को तकसीम करे। हमें उन मौज़ूआत पे आना चाहिए जिससे ये कौम मुत्तहद हो, जिससे कौमी यकजहती में इजाफ़ा हो। चूँकि हम इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती से तो इन मसाइल को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन अगर हम बाहमी लड़ेंगे
तो फिर हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, हम खुद अपने दुश्मन बन रहे हैं। इसी हफ्ते अनाउंस होगा जी, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर क़यादत उसके एजेंडे पे मुशावरत कर रही है और हमें उम्मीद है कि उसकी तारीख इसी हफ्ते ऐलान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल